देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 71st बीपीएससी पीटी 2025 के लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 होगा। बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर आप लोगों को कराने की कोशिश की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने प्रिंटेड हैं। पॉज करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सर का नंबर है। पहला क्वेश्चन सही चुनना है। कुछ रिपोर्ट्स दी हुई हैं, रिपोर्ट्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा आपसे, वो कौन रिलीज करता है और रैंकिंग। अब इसमें एक तो इंडिया की रैंक का पता रखना और मोस्टली टॉप 2 तो रखना ही रखना पता। क्लियर?
तो बता दो जरा फटाफट से। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF जिसको कहते हैं ये करता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट करता है FAO, और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन डेटाबेस, परिवेशी वायु प्रदर्शन डेटाबेस, हिंदी वालों को भी मेरी सलाह है कि इंग्लिश में जरूर पढ़ें इसको, ये रिलीज करता है आपका WHO। आंसर बताएंगे। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, करेक्ट बताइए अब आप। एक पहल है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने इसका जो चैलेंज लॉन्च किया था वो 2018 में लॉन्च किया था। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है जो नीति आयोग का है, 2018 का है। इंडिया को आप लेबर सरप्लस इकोनॉमी, श्रम आधिक्य वाली व्यवस्था के रूप में क्या परिभाषित कर सकते हैं? और यदि किसी दी हुई समावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों डबल हो जाएं, तो जो वास्तविक आय है वो भी डबल हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, अगर प्राइसेस और मॉनेटरी इनकम दोनों डबल हो जाए तो रियल इनकम अनचेंज्ड रहेगी। देखिए, मतलब बदलेगी नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज का। थर्ड देखिए, करेक्ट बताना है आपको। आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वो शुरू कैसे हुई? औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में बहुत सारे चेंजेस आए थे, उसके साथ शुरू हुई। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अभी फिलहाल जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत करना संपोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी नहीं है, सुनिए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था जब चेंजेस आने शुरू हुए थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में। बात ठीक है। अब आप बताओ, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, नीति आयोग थोड़ी ना करता है। और ये एनर्जी रिसोर्सेस को सेव करना बिना अभी के कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस किए बिना इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मतलब आंसर 1 और 3 होना चाहिए था ना, वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलो फोर्थ में सही देख लो। कह रहा है राज्य सरकार कृषि आय पर कर लगा सकती है यदि यह राशि प्रतिवर्ष 5,000 से ज्यादा है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना कर्नाटक में सबसे पहले शुरू हुई थी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में कमी आ जाए तो साख सृजन में वृद्धि होगी, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। सही बातें हैं अभी। फिफ्थ में आपको सही बताना है। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। स्टैंप ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार एकत्रित और आवंटित करती है। कैश लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, भाई कैश आजकल कौन यूज करता है वैसे। भारत सरकार द्वारा 7 सदस्यीय समिति नीरज गुप्ता कुमार समिति की अध्यक्षता में गठित हुई थी 2016 में। मतलब ये पूछेगा आपसे नीरज कुमार गुप्ता कमेटी किससे संबंधित है, तो आप बता पाए। काला धन उस अवैध आय को कहते हैं जिस पर आयकर की भुगतान नहीं किया जाता। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सारे आपके सही हो जाएंगे। सही चुनना है यहाँ पे आपको वो ब्याज दर, वो इंटरेस्ट रेट जिसपे RBI छोटे टर्म में वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगा, उसको कहेंगे रिवर्स रेपो। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है। मतलब रिजर्व बैंक बॉस है भाई। बैंकों को अपने नकद शेष और कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है और इसे ही आप सांविधिक तरलता अनुपात SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं। देखिए 2, 3, 4 सही हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये कहलाता है रेपो रेट। अगर इसका उल्टा होता, बैंक्स लोन दे रहे हैं RBI को, उसको कहेंगे रिवर्स, इसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, इन सबका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक UNHD इंडेक्स की बात हो रही है, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने विकसित किया था 1990 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन, जो ओपन OMOs होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को विनिर्दिष्ट करता है। गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक का उपयोग आय वितरण की समानता को मापने के लिए किया जाता है। ऑल आर करेक्ट।
गलत चुनना है यहाँ पे आपको। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का मतलब है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का वैल्यू कम कर देना। किसी देश का जीवन स्तर उसकी प्रति व्यक्ति आय पे निर्भर करता है, पर कैपिटा इनकम क्या है। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात तो होता है लेकिन निर्यात नहीं किया जाता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है। नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, उसको कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। 9th में आपको सही बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जो धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का अध्याय जोड़ा गया, जो बात स्टार्ट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो 11-12 से हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान आरंभ किया गया था। सारे बिल्कुल सही हैं। 10th देखिए, पानी में नौकायन करने वाली जो मोटर बोट है उससे उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होती हैं। विद्युत आवेश का संरक्षण किरचॉफ के प्रथम लॉ से डिफाइन होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अध्यारोपण यानी कि सुपर इम्पोजिशन, ये सब प्रकार के वेव्स पे लागू होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपके सारे सही हो गए हैं। सही चुनना है 11th में। नोड नेटवर्क दो या अधिक जुड़े हुए नोड्स का एक समूह है, ग्रुप है। बायो सावर्ट का नियम एक समीकरण है जो एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है। दो या दो से ज्यादा विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको गेटवे कहते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ जो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, 0 होता है। ये भी स्टेटमेंट्स आपके सारे बिल्कुल सही हैं। करेक्ट बताना है। ऑप्टिकल फाइबर द्वारा 100 गीगाहर्ट्ज से अधिक की सिग्नल बैंडविड्थ प्राप्त की जा सकती है। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? 1934 में ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन ने। किस लिए किया था? जो आपका परमाणु संरचना है उसकी खोज करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, मतलब कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर इसकी नेगेटिव है। आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3। कहां पे यूज होता है कॉन्केव कॉन्वेक्स, ये पता जरूर कीजिएगा। सही बताना है। स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों में होता है। डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव के सिद्धांत पे एकोकार्डियोग्राफी काम करता है। ये भी आपके बिल्कुल सही है। 14th में आपको सही बताना है। डेविसन जर्मर प्रयोग जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की वैधता को प्रदर्शित करने का पहला सफल प्रयोग था। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में की थी, लेकिन इसका वर्णन आइंस्टीन ने किया था। जर्मेनियम को अप्रत्यक्ष बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के रूप में जाना जाता है। ऑल आर करेक्ट। 15th में आपको सही बताना है। स्कोर प्लीज अपना लिखते रहिए। आप लोग स्कोर के अलावा सारी बातें लिख देते हैं कमेंट्स में, इतना नीड नहीं है बिल्कुल भी, समझिए बात को, सिर्फ स्कोर लिखिए अपना। फर्मी लेवल किसी ठोस के भीतर अधिक दृढ़ता से जुड़े इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का माप है। सुदूर संवेदन तकनीक, बात है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें यूज होती हैं। एक आदर्श दृढ़ पिंड वो पिंड है जिसके कणों पे बल लगाने पर भी उसके बीच की दूरी नहीं बदलती। 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि फर्मी लेवल जो है वो करता है सिर्फ सॉलिड्स में, ठीक है, जो कि मैच करता है। फर्मी लेवल किसका मेजर है? एनर्जी ऑफ लेस स्ट्रांगली, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं, कम स्ट्रांगली जो जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड्स में। 16 बताना है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। क्योसेक क्या करता है? प्रवाह की दर को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापता है। और नॉट समुद्री जहाज की गति मापता है। तो ये सारे आपके एकदम सही हैं। पूरी लिस्ट आपको मिली हुई है ऑलरेडी, उससे ही रिवाइज करना है आपको। कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, सॉल्व कीजिए, हम साथ में करेंगे इसको। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और ये फ्रेश वाटर, ताजे जल वाला कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। कृषि विपणन कहाँ पे है? ये जयपुर, राजस्थान में है। और भारतीय भाषा कहाँ पे है? ये मैसूर में है। लैंग्वेजेस वाला तो बहुत फेमस है, ये तो शायद किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। 18th में आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में है शोराव द्वीप, ये संरक्षित कच्छ वनस्पति यानी मैंग्रोव क्षेत्र है। जेट्रोफा पोगामिया सूरजमुखी से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है, ध्यान से करना।
2-3 सही हो गया, पहला क्यों गलत है? ये गोवा में है, ये बहुत फेमस है, आजकल बहुत रहता है कई बार न्यूज में, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। सही चुनना है। सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड सीधे तौर पे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते, इसमें डायरेक्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्ने नेस ने सबसे पहले 1973 में गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी वर्ड दिया था। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सारे पुरस्कार पता होने चाहिए आपको। दूसरा क्यों गलत हुआ? सल्फर और नाइट्रोजन के नहीं करते हैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट, ठीक है। 20th में आपको सही बताना है। वंगारी मथाई को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2004 में। म्यांमार दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। 50 डिग्री पे प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कितने डिग्री पे है? 50 डिग्री पे। क्या है इसका आंसर? सी हो जाएगा इसका आंसर। पहले तो बात समझना, मैक्सिमम 30 डिग्री पे है, रट लेना इस बात को, ठीक है। वो सही है। और ये कैसे गलत किया आपने? भूटान है ये, ठीक है। पहला सही है ये, 2004 है, ठीक है। सही चुनना है यहाँ पे आपको। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ था 2010 में। अंडमान में साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बड़ा कौन सा है? सबसे नॉर्थ का कौन सा है? सबसे वेस्ट का कौन सा है? ईस्ट का कौन सा है? साउथ का कौन सा है? इसी एक सेंटेंस से सारे आने चाहिए आपके दिमाग में। आरेखीय रूप से व्यक्त किए गए पोषक स्तरों के चरणों को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। मतलब ग्राफिकली अगर मेजर करें तो उसको पिरामिड कहेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 22 में आपको 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, करेक्ट बताना है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है। उत्तराखंड टॉप स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जंगल की आग लगी है। और कार्बन स्टॉक देश का इतना है जो कि 81.5 मिलियन ज्यादा है 2021 से। छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर। देखो अब तक अगर ये नहीं पता चला फॉरेस्ट क्या है, ट्री कवर क्या है, दोनों को मिला के क्या है, छोड़ दो बस फिर, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, सारी बातें सही हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद आपका यूपी का स्थान है और फिर आपका उड़ीसा है। 3 तो याद रख सकते हो। 2011 की जनगणना के बारे में आपको सही बताना है। समान जनसंख्या घनत्व वाली जो लाइन जगह होती हैं वो आइसोपाइकनिक कहलाती हैं। डॉल्टन ने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति को अधिकतम आय प्रदान करे, मैक्सिमम इनकम दे किसी आदमी को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। थीम भी पता होनी चाहिए कायदे से, तो सारे सही हैं बिल्कुल। 2011 की जनगणना फिर से आपको सही बताना है। हरियाणा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम था। 2001 से 11 में जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा वो 17.7 रहा परसेंटेज में। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? 16.5। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है? केरला में। क्या है भाई आंसर इसका? सारे फैक्ट्स सही हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट की बात हो रही है। कौन सा राज्य है 20.2% प्राकृतिक समृद्धि दर के साथ देश में सबसे ज्यादा बैठा हुआ है, टॉप पे बैठा हुआ है? खुश हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। नेचुरल प्रोस्पेरिटी रेट हाईएस्ट है बिहार में। 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट 2019 की बात हो रही है, आपको करेक्ट चुनना है। यूपी का रैंक पहला है भैंसों में, तेलंगाना पहला है भेड़ों में, राजस्थान पहला है बकरियों में। आंसर सही है सारे। 27 में आपको सही चुनना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें केंद्रीय प्रशासन की बात की गई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत यहां से हुई थी। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया था। और ये क्यों आया था? सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के मध्य जो है कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, बहुत विवाद रहते थे, उनको खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। जो ये विवाद रहते थे इनके लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। आप पहले टेस्ट में कर चुके हैं 1781 का, ना कि ये, ठीक है। ये दोनों बातें सही हैं। 28 देखेंगे, आपको सही चुनना है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक जो काम थे उनके बीच में क्लियर डिफरेंस कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बंगाल का। चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के जो मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई थी वो 1813 के चार्टर एक्ट से करी थी। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। 29 में आपको गलत चुनना है। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1853 के एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग संस्थाएं कर दी गई थी। अधिग्रहण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ लगाया था ये, ठीक है। सही है सारे, गलत चुनना है आपको। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था उसको बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, इसी से तो क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था, हाँ, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था। इसी के तहत गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोले जाने लगा। अच्छा, जो 1861 का एक्ट आया था 1862 में, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा था। सारी लड़ाई इसी की होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। बताओ, तो ये फिर नन ऑफ दीज हो गया, क्योंकि एक्ट ऑफ, ये ठीक है, गुड गवर्नेंस वाला इसको कहते हैं। 1858 के एक्ट से गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बुलाया जाने लगा था, ठीक है। 1861 के एक्ट से 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था। आपके बनारस के राजा थे, महाराजा थे पटियाला के, और ये थे, तो 1 2 3 होना चाहिए ना आंसर, वो इसमें नहीं है। समझ रहे हो, ऐसे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे, सही चुनना है। निर्वाचन पद्धति, जो इलेक्शन सिस्टम था, वो कब से आया, किसका फीचर था? 1892 के एक्ट का। 1909 के जो रिफॉर्म्स थे 1909 वाले, उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था, पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार किया गया था, और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई थी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर्ड का यूज हुआ था। और 1935 के एक्ट से भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ये आपके सारे सही हो गए। अब देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, थोड़े बड़े हैं पर ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की। राज्य सचिव, जो एसओएस था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसकी पोस्ट 1858 में आई, ठीक है। कब खत्म करी ये पोस्ट? 1947 से। 1947 के एक्ट से भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ साथ भारत और पाकिस्तान 2 प्रॉपर अधिराज्यों के रूप में निर्माण हुआ था, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने थे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 1947 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 में इसे शाही सहमति प्राप्त हुई थी। तो ये भी आपके सारे सही हैं। तो ये ऐसी वाली चीजें पता होनी चाहिए आपका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एसओएस, ये सब किससे आया, किससे गया, क्वेश्चन बन सकते हैं इन चीजों पे। सही चुनना है। आर्टिकल 66 क्लॉज 1, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या वो कोई पर्सन को कहें कि आप दिलवाओ, तो मतलब उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाता है? हाँ, ये हमने पढ़ लिया। उपराष्ट्रपति के पद राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिसपे लोकसभा को भी सहमत होना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे बनाया है। देखो, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कर लेना, क्योंकि ये सब थोड़ा न्यूज में बना हुआ है। सही बताना है। आर्टिकल 2021 को छोड़ के बाकी के मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को 359 के तहत प्राप्त है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 358 कहता है जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, किसके तहत? 352 के तहत। तो 19 में जो मौलिक अधिकार हैं वो खुद ही निलंबित हो जाएंगे। क्या बात है ऐसी? तीनों सही हैं बिल्कुल, ठीक है। सही बताना है आपको। आत्म ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने डीपीएसपी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा बोला है। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और 48 आर्टिकल क्या कहता है कि पंचायत, ग्राम पंचायत को फॉर्म किया जाएगा एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। आर्टिकल 40 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन वाले प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ये तो आपको देखो सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सी दिया हुआ है, देखो क्यों गलत क्यों हुआ, क्या गलत हुआ। ये तो ऑस्टिन ने कहा है, पहला स्टेटमेंट। ये ठाकुर साहब ने कहा है, दूसरा स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 40 है, ये आर्टिकल 48 है, सिर्फ इतनी गलती है, ठीक है। 36 देखो, मैंने बताया 1 से 51 आर्टिकल रट्टाफिकेशन हो जाना चाहिए इनका। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार दोबारा चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। 53 राष्ट्रपति ही सेना के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को उस समय अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की कुछ शक्तियां देता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी तत्काल परिस्थितियों के कारण सत्र में नहीं चल रहा हो।
तो ये आपकी बातें सारी सही हो गई हैं। कब कौन ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, सही बताना है आपको। जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति आयरलैंड में हुई थी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। संविधान की व्याख्या करने का लास्ट राइट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। पहला देखिए, PIL जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आयरलैंड नहीं USA से आया है। इनकरेक्ट बताना है आपको। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का राइट मिल जाता है। पंचायत के गठन तथा चुनाव का अधिकार सिर्फ राज्यों को है। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी गलत हो जाएगा। दिस इज 6 years या फिर 65 years। मतलब ये 65 ठीक दे रखा है, 6 years गलत है, 5 गलत है मतलब। 39 देखेंगे। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को, अर्बन लोकल बॉडीज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति 368 में संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत आती है। 316 क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। करेक्ट बताना है आपको। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सा आर्टिकल है? 312। 40 देखिए, ये अलग अलग साल घोषित किए जाते हैं, तो पूछ रहा है कौन सा क्या साल है। देखो, पटेटो का साल है ये है आलू, आलू 2008 इज आलू। नेचुरल फाइबर्स का 2009 है, चलिए छोड़ दीजिए। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता पे 10 है। वन वर्ष फॉरेस्ट आपका 11 है, और कदन आपका ये सही है। ठीक है, 2, 3, 4 सही है। 41 देखेंगे। वनावन लोक संगीत कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और झारखंड की भुइया, गौड़ और गौंड जनजाति करते हैं कीसाबादी लोक नृत्य। योग को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2008 में सम्मिलित किया गया था। पहला सही हो गया आपका। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये ओडिशा का है, याद रखना। और योग वॉज इंक्लूडेड इन 2016। ये लिस्ट पूरी एक बार चेक कर लेना, कौन कौन सी साइट्स इंडिया की इसमें लोकेटेड इंक्लूडेड है। करेक्ट बताना है। एक पारंपरिक रीतिगत संस्कृत नाट्य कला रम्मन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में 2009 में डाला गया था। सरहुल करके एक फोक डांस होता है जो संथल, मुंडा, ओरांव जनजाति छत्तीसगढ़ की हैं, ये परफॉर्म करती हैं। ये बातें सही हो गई। 43 बताना है। आम में लीफ स्कॉर्च रोग करके एक रोग होता है जो पोटेशियम की कमी से होता है, और पानी में जब क्लोराइड ज्यादा हो जाता है तो हो जाता है। गाजर में कैविटी स्पॉट रोग बोरॉन की कमी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन रोग कैल्शियम की कमी से होता है। क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? कैविटी स्पॉट जो है कैरेट में, ये कैल्शियम से होता है, कैल्शियम की कमी से मतलब, और हेन एंड चिकन होता है बोरॉन की कमी से। 44 में सही बताना है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 92 ग्राम फल लेना चाहिए। आप कितने ग्राम फल खाते हैं, जरा ये कमेंट कर दीजिए। चलिए, तंबाकू दक्षिणी भारत अफ्रीका का मूल पौधा है, और ये 15वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज लेके आए थे। रबड़ वृक्ष की छाल से रबड़ प्राप्त होता है, बार्क से मिलता है रबड़। वृक्ष का भी तो कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा ना जिससे मिलता है, किससे मिलता है? ये गलत हो गया, ये लैटेक्स से मिलता है। लैटेक्स बेसिकली दूध कह सकते हैं आप, मिल्क ऑफ रबर। ठीक है। 45 बताइए। महाराष्ट्र में कॉटन को सफेद सोना कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सबसे अच्छी कॉफी अराबिका है, और कपास एक खरीफ फसल है, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो ये आपके सारे एकदम सही हैं। सही बताना है। इंडोनेशिया का है चगोस क्षेत्र, ये बोर्निया द्वीप का पार्ट है। कालीमंतन द्वीप समूह हिंद सागर के मध्य स्थित है, और इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप डियो गार्शिया है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। मकाऊ प्रायद्वीप हांगकांग से 60 किलोमीटर पश्चिम में है, और ये प्रायद्वीप चीन के मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान रखना, मैप अगर आप कर रहे हो तो समझ आएगा, नहीं तो ऐसे कोई फायदा नहीं करने का। 3-4 सही है। बोर्नियो का पार्ट है ये कालीमंतन, और चगोस आइलैंड है जो इंडियन आइलैंड ओशन के बीच में है। ये चगोस की बात हो रही है, इनको इंटरचेंज कर लो। 57 में सही बताना है आपको। काली मिट्टी धान और गेहूं की खेती के लिए बहुत यूजफुल है।
इसको रेगुर या फिर कपास की मिट्टी या फिर ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चर्नोजोम, ये सब नाम से जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से होता है। और काली मिट्टी कहाँ मिलती है? छोटा नागपुर के पठार में। 2 और 3 सही हो गया। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। बताइए, पैडी और वीट के लिए थोड़ी ना अच्छी है, ठीक है। और छोटा नागपुर नहीं, ये दक्कन के पठार में मिलती है आपको, दक्कन प्लेटो। 48 में आपको सही बताना है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है, यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई ज्यादा, वहां पे डिफरेंस पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल से है। और महान हिमालय के दक्षिण में जो श्रृंखलाएं हैं उनको लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहते हैं, लेसर या मिडल हिमालयस कह के बुलाया जाता है। सही है सारे, सही चुनना है आपको। हिमालय की सबसे अंदर वाली इनरमोस्ट रेंज को क्या कहते हैं? शिवालिक। ये ऐसे पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय की, इनकी बात हो रही है। भाबर के मैदान की चौड़ाई पूर्वी भागों में कम है और पश्चिमी में ज्यादा है। काराकोरम पर्वत ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय ये इंडिया, जो इंडिया के बाहर वाला हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। 2 और 3 सही हो गए आपके। पहला क्यों गलत हुआ? सबसे बाहरी रेंज है आउटर शिवालिक, ठीक है। और आपका ब्रह्मपुत्र जो है वो वेस्टर्न कैसे बनाइए आप बताओ? ईस्ट की तरफ है ना ब्रह्मपुत्र, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। 50th में आपको सही बताना है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का जो भाग है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। पटकई, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ये म्यांमार तक है। और विश्व की सबसे स्टीप पीक है राकापोशी, जो वृहद हिमालय में पड़ती है, ग्रेटर हिमालयस में। वेलिकोंडा, पालकोंडा और नत्थागिरी ये आंध्र प्रदेश में है। मैंने आपको एक टेस्ट में बोला भी था कि मैप में आप इनको मार्क कर लेना। पहला और चौथा सही है। देखिए, पटकाई रेंज एक्सटेंड करती है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक। नागालैंड, मेघालय, और इसमें आपका त्रिपुरा नहीं आएगा, मेघालय आएगा, ठीक है। और जो स्टीपेस्ट माउंटेन है आपका माउंट राकापोशी, ये आपका आता है ट्रांस हिमालय, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो पार्ट है ना, पीओके, उसमें पड़ता है। सही बताना है आपको। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के उत्तरी आर्कॉट में है। नीलगिरी पर्वतमाला एक पर्वत ग्रंथि है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में विस्तृत है। गरजाट की पहाड़ियां उड़ीसा में है, जहां गोंड जनजाति रहती है। और बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। तो ये आपके सारे एकदम सही हो गए हैं। सही बताना है इसमें भी। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का, ऐसे कहते हैं ना, टेबल टॉप शेप, वो है जो क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। धूपगढ़ पर्वत चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी में स्थित है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। सारे आपके सही स्टेटमेंट्स हैं। 53 में आपको बताना है, डेक्कन ट्रैप में मिट्टी मिलती है ब्लैक सॉइल, जिसका निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल्ट लावा टूटा फूटा मिट्टी बन गई। दामोदर नदी जो अपवाहित करती है छोटा नागपुर पठार, मध्य उच्च भूमि का पार्ट है और ये पठार मेनली झारखंड में है, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में और पश्चिम बंगाल के पार्ट में है। भांडेर पठार एमपी राज्य में है और ये विंध्या पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन से कोयले का निर्माण हुआ था। क्या हो जाएगा आंसर? सारे आपके सही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको बताना है, कौन कौन सा सही है। देखिए, तिपाही मुख कहाँ है? मणिपुर, मणि। थालेश्वरी कहाँ है? मिजोरम। और तुवई मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों रंगीत सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 3-4 आपका आंसर है। 55 में आपको सही चुनना है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं भूटान को? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच है और इंडिया सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। मैकमोहन रेखा बताएंगे किस किस के बीच में है, और एक बताएंगे ड्यूरैंड। कमेंट कीजिए।
56 देखेंगे, 18th बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वनावरण कहाँ पे है? शेखपुरा में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? भागलपुर में। और सबसे ज्यादा परसेंटेज कमी कहाँ आई है फॉरेस्ट कवर में? कैमूर में। बताओ क्या होगा आंसर? तो ये सही है सारी चीजें, ठीक है। 57 में आपको सही देखना है। भाबरू वैराट राजस्थान शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को मगध के प्रियदर्शी राजा के रूप में संदर्भित किया है। मगध सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कैपिटल बनाई थी और नालंदा से प्राप्त मुद्रालेख में अवंती वर्मन को महाराजाधिराज कहा गया है। पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत है? सबसे पहले मगध नहीं पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 58 में सही देखना है। बोध गया का माभूदी मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी गिरविव्रज राजगृह है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ये क्रोनोलॉजी थोड़ी याद रखना, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ठीक है। नंद डायनेस्टी के बाद मगध में मौर्य आए थे। सही बताना है। मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूरा डिटेल है। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। सुचंद्र वर्मन ने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ये आपके सारे सही हो गए। 60th में आपको सही देखना है। मगध शब्द का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। लिच्छवी राजाओं की सभा संस्था कहलाती है जो गणराज्य की सबसे हाईएस्ट असेंबली थी। अंग महाजनपद बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल तक है, बंगाल की खाड़ी तक। और पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी थी, इसमें अंग को वंग, कलिंग को पुंडु आदि भी कहा गया है। तो ये भी आपकी बातें सारी सही हैं, ठीक है। अब 61 में आपको क्या देखना है? कौन सा ईयर में क्या हुआ था, चेक कीजिए। 344 में नंदा डायनेस्टी आई थी और मेगास्थनीज आया पाटलिपुत्र 315 में। उड्डयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। और पाटलिग्राम बनाया जातशत्रु ने, ये भी बिल्कुल ठीक है। 62 देख लो, सही चुनना है इसमें हमें। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का जो मेन हीरो है वो है अग्निमित्र शुंग। भाबरू करके एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी, और मास्की करके है, उसमें उनको कहा गया है अशोक और बुद्ध शाक्य। यूनानियों ने बिंदुसार को क्या बोला था? अमित्र चेटस या अमित्र घाट। आंसर बताएंगे। बिल्कुल ठीक बातें हैं। देखिए फेमस स्टेटमेंट्स हैं ये, तो शायद आपके गलत नहीं हो रहे होंगे, आई होप। सही बताना है आपको। सेल्यूकस ने एक एम्बेसडर भेजा था मेगास्थनीज नाम का चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। महापद्म नंद ने शिशुनाग डायनेस्टी को खत्म करके मगध डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और मगध एम्पायर पे नंद डायनेस्टी की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसके हिसाब से हर्यंक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में सिंहासन पे बैठे थे और उनकी लीडरशिप में मगध का जो एक्चुअल विस्तार है वो स्टार्ट हुआ था। ये भी सारे सही हैं। 64 में आपको सही बताना है। अरबी यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार राजवंश के सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ बताया था। 1564 में एक अमीर सुलेमान कर्रानी ने बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की थी। कर्नाटक शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं। कर्नाट करके रूलर्स थे। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में भी इस क्षेत्र में से सोने की प्राप्ति का उल्लेख है। सारी चीजें सही हैं। 65 में भी सही बताना है। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकार की संख्या थी 8 और परगने थे 245। सरकार को ऐसे सरकार भी बोल सकते हो आप। अकबर ने बिहार को सूबा या प्रांत के रूप में गठित किया था और ये परंपरा औरंगजेब ने भी चालू रखी थी। 1540 में शेरशाह सूरी ने बिहार पे अपना अधिकार किया और यहाँ एक नया एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया। शेरशाह सूरी ने निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को मुगलों ने जारी रखा था। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आपके सब सही हैं। 66 में सही बताना है। मध्यकालीन बिहार में दास प्रथा का प्रचलन था। सारण जिले में स्थित सोनपुर का हरिहर नाथ मंदिर विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है। मध्यकालीन बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा और विष्णु महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। ऑल आर करेक्ट।
67 में भी सही बताना है। मध्यकालीन भारत में वैशाली का क्षेत्र कपड़ा बाजार के लिए बहुत फेमस था। सत्रिया करके एक संप्रदाय है, उसको स्टार्ट किया था अब्दुल सत्तार ने बिहार से। अली शेर कादरिया संप्रदाय के बिहार में पहले संत थे और इल्तुतमिश नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत बिहार शरीफ निवासी मुल्ला मोहन का एक शिष्य था। देखिए सेकंड सही है, थर्ड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? मिडेवल इंडिया में मिथिला जो जगह थी ना, मिथिला, गाना याद आ रहा होगा आपको मिथिला का कण कण खिला। इल्तुतमिश नहीं, ये औरंगजेब था मुल्ला मोहन का डिसाइपल। ठीक है, गानों से याद कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, बस याद कर लो और पेपर क्लियर कर लो। करेक्ट बताना है। बिहार में 15वीं शताब्दी में वास्तुकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का प्रभाव रहा था। सूर शैली या फिर अफगान शैली का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो रोहतास के सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा है। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में बनी बिहार की इमारतें मुगल पूर्व कला शैली, प्री मुगल आर्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है। ये आपके सारे सही हो गए। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। पटना के पास बैकुंठपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, अपने सुसज्जित गर्भगृह, दीवारों पर लघु चित्रों आदि के लिए बहुत फेमस है। जहांगीर काल में निर्मित इमारतों में मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा मेन है, जिसे छोटी दरगाह भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की शाही शैली का सुंदर नमूना 1353 में निर्मित बिहार शरीफ के मलिक इब्राहिम का मकबरा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें से कोई गलत नहीं है। आपको सही चुनना है कौन से ईयर में क्या हुआ था। साथ में करेंगे इसको सॉल्व। तो ईरानी जो ट्रैवलर था अब्दुल लतीफ, ये बिहार आया था 1608 में, और मोहम्मद सादिक बिहार आया था, ये सही है। मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार सूबे का गठन हुआ था, अभी ऊपर भी देखा। और सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल का सुल्तान पराजित किया था। ये भी आपके सही हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्रोनोलॉजी में पूछी जा सकती हैं। करेक्ट चुनना है। 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तो पूरा शहर हड़ताल पे था। 5 जनवरी 1921 को गांधी जी की इच्छा अनुसार बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जहां गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया था। तो ये आपके सारे सही हैं। स्पेशल सेशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 72 में आपको सही बताना है। उत्तर बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद ने सरकारी नीतियों की आलोचना की थी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने 78 अपने अनुयायियों के साथ, आप जानते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के गिरवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। सेकंड क्यों गलत हुआ बताइए आप? डेट क्या थी? 12 मार्च 1930। 6 अप्रैल को खत्म हुआ था, नमक कानून तोड़ा गया था। 73 देखेंगे। बिहार टाइम्स नामक महेश नारायण की पत्रिका जुलाई 1906 में बिहारी नाम से प्रकाशित होने लगी थी। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में बिहारी क्लब के सचिव थे। 1883 में कैम्बेल के उत्तराधिकारी एशले ईडन ने बिहार का दौरा किया, बिहार में सरकारी नौकरियों और बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। पहला दूसरा सही हो गया, तीसरे में क्या गड़बड़ है? 1818 की बात है ये, ठीक है। 74 में आपको सही बताना है। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के नेतृत्व में 1894 में पृथक बिहार संबंधी आंदोलन और अधिक तेज हो गया था। महेश नारायण ने साप्ताहिक, उनका एक पत्र था कायस्थ गैजेट, उसके माध्यम से बिहार अलग आंदोलन को ठोस आधार दिया था। एंग्लो इंडियन अखबारों ने जानबूझ के बंगाल बिहार मुद्दे को तूल दिया था और बिहारियों के मन में बंगालियों के लिए नफरत, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की थी। इसीलिए इसमें मेन जो काम कर रहा था वो था एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर होता था एक, द ब्रिटिश इंडिया, उसमें ऐसे बहुत भड़काऊ चीजें लिखी जाती थी। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। थर्ड क्यों गलत हुआ? करेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ, थर्ड इसलिए गलत हुआ, इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था इंग्लिश मैन, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम था इंग्लिश मैन, ठीक है, याद रखिएगा। 75 में आपको सही चुनना है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज 1925, साइमन कमीशन 1928 में आया बिहार में। नमक वाला 15 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। क्या है इसका आंसर? सारे बिल्कुल सही है। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो आप। 76 देखेंगे।
7 अप्रैल 1934 को इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था पटना में। 1937 7 जुलाई बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के लीडर मोहम्मद यूनुस को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बिहार का। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, 11 अगस्त पटना गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। तो ये भी आपके सारे सही हैं, सही चुनना है यहाँ पे। 1929 में सारी क्रोनोलॉजी और ईयर्स याद रखना, बना लो इसके नोट्स अगर नहीं है आपके पास या आपको नहीं याद है। 1929 में बिहार प्रोविंशियल सभा की स्थापना हुई स्वामी सहजानंद बिहार में। 1938 में मोमिन कॉन्फ्रेंस, अब्दुल कय्यम अंसारी। 42-43 में आजाद दस्ता बनाया था जयप्रकाश नारायण जी ने। सारे आपके सही हो गए। 78 में आपको सही चुनना है। 1940 में बिहार ब्रांच बनी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। 47 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। इलेक्शंस 1937 में हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। यह 35 दे रखा है, 37 दे रखा है, कोई नहीं अभी देख लेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला था। क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही है, बाकी दो क्यों गलत हुए भाई? 1946 में बनी थी अंतरिम सरकार और इलेक्शंस हुए थे 1937 में, और किस एक्ट के अंदर हुए थे? 1935 के एक्ट के अंदर। 1919 की बात कहां से आ गई यहाँ पे? 7 कर लो इसको। 79 देखो, बिहार और उड़ीसा के रूप में नए प्रांतों की स्थापना 11 अप्रैल 1912 में हुई थी। बिहार एवं उड़ीसा के बंगाल से पृथक्करण के प्रस्ताव को 22 मार्च 1911 को स्वीकृत किया गया था। 12 सितंबर 1912 को सम्राट जॉर्ज V दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। सी हो गया आंसर। नए प्रोविंसेस बने थे, ठीक दे रखा है। प्रपोजल ठीक दे रखा है, ये 1911 की बात है, ये गलत है, ठीक है। 80 में सही बताना है। कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यान के नेतृत्व में बिहार में बकाष्ट आंदोलन चलाया गया था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए 1935 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक। 81 में आपको सही बताना है। बंगाल में जस्टिस पार्टी ने अपने ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण प्रांत में द्वैत शासन के प्रयोग को सफल बनाया था। सर तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ के अध्यक्ष थे। एंटी लिबरल, एंटी इंडिया लिबरल फेडरेशन। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में है, इसकी स्थापना वर्ष है 1910। सेकंड और थर्ड सही है, पहला क्यों गलत है? जस्टिस पार्टी मद्रास, ठीक है। 82 देखेंगे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ था। एक तिब्बत में रूस के षड्यंत्र को विफल करने के लिए अंग्रेजों ने भेजा था यंग हस्बैंड मिशन। लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात है ये। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति मिली 18 जुलाई 1947 को। ये कमीशंस वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे तिब्बत के साथ क्या पॉलिसी थी, अफगानिस्तान के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी किसके साथ थी, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना, और कौन उस टाइम पे वाइसरॉय था। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हियर्से कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर के, जब 1857 की लड़ाई हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लगाया था। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो 1 2 3 आपके ठीक हो गए। 84 में आपको सही बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का नया चार्टर बताया था। तलवार समाचार पत्र का प्रकाशन वैंकूवर कनाडा ने से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्म बंधव उपाध्याय द्वारा 1906 में बंगाल से संध्या नामक अखबार शुरू किया गया था। अखबार से भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे। पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत है? तलवार जो है बर्लिन से शुरू हुआ था, बर्लिन, ठीक है, ना कि वैंकूवर। 85 देखेंगे। बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, युगांतर, 1906 में। बंगाली राइटर हैं भूदेव मुखर्जी, वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बनाइए। 1807 में राजा राममोहन रॉय ने बुक लिखी थी गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, इनकी बुक है ना, फारसी में लिखी थी, पर्शियन में, इतने होशियार थे ये। और गोपाल हरि देशमुख थे जिनको लोकितवादी के नाम से जाना जाता था, ये उड़ीसा के थे। आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया भाई? 1809 में किताब लिखी थी और ये महाराष्ट्र के थे। नाम से नहीं पता चल रहा, देशमुख उड़ीसा में क्या कर रहे होंगे, महाराष्ट्र के थे ये।
86 में सही चुनना है। एशिया का सबसे पुराना और बड़ा जो कैटल फेयर लगता है, सोनपुर मेला, वो लगता है कार्तिक के महीने में गंगा जी के किनारे नॉर्थ बिहार में। एलिफेंट्स बहुत बेचे जाते हैं यहाँ पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का एक मेला लगता है त्रयोदशी पे, चैत्र महीने की त्रयोदशी, वैशाली में, जो कि लॉर्ड महावीर की जन्मस्थली मानी जाती है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक 105 किलोमीटर लंबा श्रावणी मेला लगता है। ये तो आप शायद जानते ही होंगे, है ना। 87 बताइए। वनावर करके एक फेस्टिवल होता है जहानाबाद में, मंडार करके होता है बांका में, और एक 3 दिन का फेस्टिवल चलता है तपोवन, ये मकर संक्रांति पे चलता है गया में। क्या है इसका आंसर? ये भी सब आपके सही हैं। 88 में आपको सही बताना है। बिहार के गया में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, मतलब काफी गर्मी रहती है, टेम्परेचर रहता है। बिहार राज्य में मई जून में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर चक्रवाती तूफान यहाँ पहुंचने पर जनजीवन को थोड़ा प्रभावित करते हैं। बिहार का विशाल मैदान 90650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। बिहार की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर किशनगंज तक फैली तराई मिट्टी पटसन, धान, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तो ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। 89 में आपको सही बताना है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं दूसरी फसल है मेन, और उत्पादन की दृष्टि से चावल गेहूं के बाद मक्का है तीसरी मेन फसल। सरसों का मुख्य रूप से उत्पादन तिरहुत, पूर्णिया, पटना में हो रहा है, और नहरों द्वारा जो संचित भूमि है वो 37% से ज्यादा भाग ऐसे सींचा जा रहा है। ऑल आर करेक्ट। 90th में मैच करना है, कीजिए। डी आपका आंसर। आयरन गया और पूर्णिया, खनन आपका औरंगाबाद है, चमड़ा उद्योग आपका ये है मोकमा, दीघा वगैरह गया, फर्टिलाइजर बरौनी। फेवरेट क्वेश्चन होने चाहिए आपके मैचिंग वाले। पश्चिम बंगाल बिहार की पूर्वी सीमा पे है और इसे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार राज्य के 13 जिले ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं, ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा है शेखपुरा। अभी जो प्रेजेंट स्वरूप है वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होने के बाद विकसित हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। 92 में आपको सही बताना है। बिहार में नचारी लोकगीत में भगवान शिव की स्तुति की जाती है, और करिया झूमर लोक नृत्य मिथिला और भोजपुर का है, और एक होता है दोमचक, ये आपका महिला प्रधान है मिथिला का, और सौराठ मेला लगता है सौराठ मधुबनी में। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। 2047 तक जो एम है विकसित भारत का विजन, इसको प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 1 दशक या अगले 2 दशकों तक औसतन स्थिर मूल्य पर 8% की वृद्धि दर हासिल करनी होगी। प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से 24 तक 38.8% में वृद्धि की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, और कुल स्थापित बिजली क्षमता 456.7 गीगावाट है, जिसमें अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है 47%। बताइए। बहुत अच्छी बातें हैं सारी, बिल्कुल सही। 94 में आपको बताना है गलत कौन सा है। इकोनॉमिक सर्वे का ही सवाल है। पीएम किसान योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसानों को लाभ मिला है। भारतमाला परियोजना के तहत कितने कंस्ट्रक्ट हुए हैं किलोमीटर नेशनल हाईवे? 6215। वित्त वर्ष 2024 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 16% योगदान है। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर से और इतना आपका ऊर्जा से स्थापित हो चुकी है। क्या हो जाएगा आंसर? ए गलत है। कितने हैं किसान? 11 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, 23.61 लाख फार्मर्स एनरोल्ड हैं, बेनिफिट 11 करोड़ से ज्यादा को मिला है। सेंट्रल बजट सही बताना है, यूनियन बजट मतलब। रक्षा क्षेत्र में शोध के लिए 14924 करोड़, 20,000 करोड़ है पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना जो है, और निर्मला सीतारमन जी ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है एज फाइनेंस मिनिस्टर। मोरारजी देसाई के नाम है रिकॉर्ड, 10 बार वो बजट प्रेजेंट कर चुके हैं।
कब से कब तक है आप देख सकते हैं, सही है ये भी सारे। बिहार बजट सही बताना है आपको। 3 मार्च 2025 को बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने बजट प्रेजेंट किया था। आपको साइज बजट का थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। कितना ज्यादा है ये? इतना ज्यादा है पिछले बजट से। कितना परसेंट ज्यादा है? 15.69% ज्यादा है। पहला दूसरा सही है। कितना ज्यादा है? 13.69%। वहां पे 15 था, मैम ने 13 लिख के दिखाया था, 0.69 सही था। ऐसे करके याद कर सकते हो टेस्ट से चीजें। बिहार बजट किन विषयों को प्राथमिकता दी गई है ये बताना है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को। ठीक है, आपका वो है एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट को प्राथमिकता दी गई। दोनों चीजें एज इट इज याद रखना। बिहार सर्वेक्षण गलत बताना है। 2023-24 में जो गत वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो वर्तमान मूल्य पर 12.8% बढ़ के इतना हो गया। और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करंट प्राइसेस पे वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 6.7% बढ़ के इतना हो गया। और उत्पाद वर्तमान मूल्य पर इतना हो गया है फिलहाल। और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 11-12 के स्थिर मूल्य पर इतना हो गया है। गलत चुनना है आपको। देखिए टफ क्वेश्चन जरूर है, पर थोड़ा अगर पढ़ के जा सकते हैं तो चले जाइए। गलत होगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर अटेम्प्ट ना कीजिएगा ऐसे। ठीक है, अभी देखो उल्टा कर दो इसको। 7.6% है, 6.7 दे रखा है। नवीनतम कृषि डेटा आपको सही बताना है। टॉप मोस्ट प्रोडक्शन पूछ रहा है, किस किस का पूछ रहा है? नारियल में कर्नाटक है, कॉफी में कर्नाटक है, कॉटन में गुजरात है और कच्चे पाम तेल में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सारे सही हैं। नवीनतम खनिज डेटा 2024 के संबंध में आपको सही बताना है। करेक्ट। ये फिर से आपको बॉक्साइट, कोयला, कॉमन सॉल्ट, कॉपर ओर। देख के बताओ। ये भी आपके सारे सही दिए हुए हैं। 101 में आपको क्या बताना है? आरबीआई ने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है मालदीव्स की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। सार्क के अंडर है ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। उसके तहत राजविंदर सिंह भाटी जी को डीजी बनाया गया है सीआईएसएफ का। सतीश कुमार जी को सीईओ बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। देखिए अजीत सर का वीडियो फॉलो कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो करंट अफेयर तो देखिए नहीं बचेगा। विजय किशोर रहाटकर को नया चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 2024 अक्टूबर में एचएएल को महारत्न का स्टेटस मिला है। 2024 में मिस अर्थ इंडिया गौरी गुथांकर ने जीता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपके सब सही हैं। 103 देखेंगे। सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर बनाएंगे ये लोग सारे डिस्ट्रिक्ट में। मतलब 5 रुपए में पूरा भरपेट खाना दिया जाएगा वर्कर्स को। अगस्त 2024 में 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जिसने शिवलुच वोल्केनो को ईस्टर्न कोस्ट में रशिया में है उसको हिला डुला के एरप्ट कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2024 को दिए गए निर्णय में जेलों में जाति आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पे भेटा पटना बिहार में एक नए सिविल एनक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी अभी दे दी है। ये बातें भी आपकी सारी बिल्कुल सही हैं। 104 में आपको बताना है सितंबर 2024 में जापान का पेमेंट और कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है हिताची पेमेंट। इसने पहला यूपीआई पेमेंट लॉन्च करा है। एटीएम व्हाइट लेबल एटीएम किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? एनपीसीआई के साथ। सितंबर 2024 में अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ये अभी इंडिया आए थे। एमपी ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने साइन लैंग्वेज मतलब जो सांकेतिक भाषा होती है वो पुलिस प्रशिक्षण में शामिल कर ली है। अक्टूबर 2024 में उच्च मूल्य के लेन देन में को समर्थन देने के लिए यूपीआई 123 पे की प्रति लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। तो ये भी आपके सारी चीजें सही हो गई हैं। 105 में क्या बताना है आपको? सही बताना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। एक एजेंसी है केयरएज। ये ऐसी इंडियन पहली क्रेडिट एजेंसी बन गई है जो ग्लोबल स्केल रेटिंग स्पेस में पहुंच गई है। केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड करके बन गई है अब वो। तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट है विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। 11 और फोर्ट मिला के
यूनेस्को के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। मैंने बताया ना, यूनेस्को वाली आप एक बार लिस्ट देख लेना, अभी तो नॉमिनेशंस जा रहे हैं, इंक्लूड होंगे नहीं होंगे बात की बात है। टीसीएस जो है वो इंडिया का पहला इंडिजिनस चिप बनाएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टीसीएस मिलके 2026 तक। सितंबर 2024 में इंडियन स्पेस स्टार्टअप है पिक्सल, ये पहला इंडियन स्टार्टअप बन गया है जिसको एक ऑर्डर मिला है, अनुबंध मिला है नासा से। तो ये भी बातें आपकी सारी ठीक है। 106 में आपको सही बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री कर दिया है। आप मुझे बताएंगे ट्रैकोमा कौन से अंग को प्रभावित करता है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पहली कोयला कंपनी बन गई है जो 4 अमृत फार्मेसीज को खोल रही है, ऑपरेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2024 को सेक्शन 6A को, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का, जो असम में एंटर किए थे 1 जनवरी 1966 से पहले, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया है। ठीक है, संवैधानिक घोषित कर दिया है। कंट्री का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ खुल रहा है? वाराणसी, काशी में। क्या हो जाएगा भाई? सारे एकदम सही हैं। 107 में आपको सही चुनना है। हाल ही में मेक्सिको ने स्टार्ट किया है वोटिंग प्रोसेस। देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के लिए वोट होगी। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में 30 सितंबर को घोषित किया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सितंबर 2024 में इन्वेस्ट इंडिया के लिए एक नया कार्यालय का उद्घाटन सिंगापुर में किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया बंजारा हेरिटेज म्यूजियम, पोहार देवी वाशम डिस्ट्रिक्ट है आपकी महाराष्ट्र में, वहां पे है। ये भी आपके एकदम सही है। 108 पढ़िए। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री जयदीप मजूमदार और बिम्स्टेक के महासचिव श्री इंद्र मणि पांडे ने 2024 में एक समझौता हस्ताक्षर किया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का डिजिटल ट्विन को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया है प्रबंधन श्रेणी में डिजिटल नवाचारों के लिए। हाल ही में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वर्ल्ड का सबसे सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को अवार्ड मिला है बैलन डोर 2024। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये भी आपका बिल्कुल सही है। यूएनएचसीआर नैनसन रिफ्यूजी प्राइज की बात हो रही है, बताना है किस किसने जीता है, देख लीजिए। तो देखिए ये जीता है ब्राजीलिया की नन है, वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मिलेसी। मेमोना बा हैं, बुर्किना फारसो के एक कार्यकर्ता हैं ये। ठीक है, नाडा फुडोल हैं, सूडान के रिफ्यूजी हैं। दीप्ति गुरुंग हैं, नेपाल की एक्टिविस्ट हैं। एरन देवोद हैं, ये सीरियन रिफ्यूजी हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं। सब सही हैं। कौन से सम्मान हाल ही में प्रधानमंत्री जी को दिए गए? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देख बताओ जल्दी। तो ये आपके जो सम्मान दिए गए हैं ये 2, 3, 4 हैं। वाघ बकरी टी ग्रुप को मिला था ये अवार्ड, पहला वाला जो है आपका, तो इसको हटा दो। बाकी सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक डिसअपियरिंग फैब्रिक बनाया है जिसको मेटा मटेरियल कहा जा रहा है, गायब होने वाला कपड़ा। तो पर्पस क्या है उसका बताइए आप। भारत और वियतनाम के मध्य संयुक्त अभ्यास चलता है बिनबैक्स 2024। ये हुआ था अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में। और पूर्वी प्रहार 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मेचकुआ अरुणाचल प्रदेश में हुई थी ये, बताइए। तो ये भी आपके सारे एकदम सही हैं। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना करके एक योजना है, उसके बारे में आपको बताना है। अप्रूवल मिला था नवंबर में। ये एप्लीकेबल होगी टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए। और इस योजना के तहत कोई भी स्टूडेंट जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा वो कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन बैंक से पा सकेगा। ठीक है, ये सही है। और इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का भी आवंटन इसके लिए प्रोविजन किया गया है 2024-25 से 30-31 तक। 113 देखेंगे। हाल ही में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 दिया गया है सौरभ जोरवाल को। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के। और लेट पॉलिटिशियन ऑफ बिहार श्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण अवार्ड 2025 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। 25 दिसंबर 2024 को जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया विकसित पंचायत कर्मयोगी। क्या होता है उस दिन? गुड गवर्नेंस डे। क्रिसमस होता है ये ना बोलना। 2 जनवरी 2025 को बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार योद्धा सम्मान योजना लॉन्च की है। अवार्ड दिया जाएगा बिहारी योद्धाओं को।
आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारे एकदम सही हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से संबंधित आपको बताना है। जो थर्ड प्राइज है हेल्दी पंचायत का, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड के अंतर्गत वो दिया गया है जजूर मिडिल पंचायत, कटरा ब्लॉक, मुजफ्फरपुर को। तीसरा गुड गवर्नेंस पंचायत अवार्ड दिया गया है मखदूमपुर ब्लॉक की पंचायत है पुनहुदा पंचायत, पुनहदा, जहानाबाद, और ये अवार्ड दिए थे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका सी है। तीसरा गलत हो गया ना, क्यों? ये अवार्ड एक्चुअली प्रेसिडेंट ने दिए थे। ठीक है, 115 देख लो। जनवरी में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। जनवरी में ही नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 कंपटीशन आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। अभी केंद्र सरकार की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, आजकल बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को लेके अलग अलग असेसमेंट्स होते रहते हैं, उसमें देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर का दोहन किया गया है, भूजल का दोहन किया गया है, वो वेस्ट चंपारण बिहार में है। नीतीश कुमार जी ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैलेंडर और टेबल कैलेंडर रिलीज किया 2025 का, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको पब्लिश करती है। ठीक है, बताएंगे क्या है आंसर। देखिए इसका आंसर सी है। पहला क्यों गलत हो गया? जो आपका ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट था, ये त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। ठीक है, 116। अब आपको क्या देखना है? ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75th पुण्यतिथि के अवसर पे उनके सम्मान में जो है एक कॉइन जारी किया है। ठीक है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दे दी है। बिहार गवर्नमेंट ने डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट किया है 13,000 विलेजेस में, 28 डिस्ट्रिक्ट्स में। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। बिहार के मुंगेर में मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध है बीना देवी। 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में इनको शामिल किया गया है। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि मशरूम लेडी किनको कहा जाता है ऐसे। बिहार को नशा मुक्त, ड्रग फ्री करने के लिए रन फॉर नशा मुक्त बिहार करके एक ऑर्गेनाइज हुआ था पटना में दिसंबर में। गोल्डी हैं बिहार शरीफ हरनौत के नालंदा के, जिनको गोल्ड मेडल मिला है शॉटपुट में। शॉटपुट समझते हो? वो गेंद टाइप होती है, बहुत मोटी सी भारी सी, उसको फेंकना होता है। वर्ल्ड एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 2024 जो कि थाईलैंड में आयोजित किए गए थे। दिसंबर में बिहार एट द रेट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका कैंपेन था लेट्स इंस्पायर बिहार, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। 3 दिसंबर 2024 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140th जयंती मनाई गई। तो ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। 118 देखेंगे, सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष 2024 का आयोजन पटना में किया गया, प्रेमचंद रंगशाला। बिहार के मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 है, इसको हरी झंडी दिखा दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, बैठक हुई थी नवंबर में। बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हैं, इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है 1.10 करोड़ में, आईपीएल जो ऑक्शन हुई है उसमें। ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी क्रिकेट लीग में खेलेंगे। और एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो कि एशियन हॉकी फेडरेशन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित की गई थी, राजगीर बिहार में आयोजित की गई थी, सॉरी। तो ये भी आपकी बातें सारी सही हो गई हैं। ठीक है, 119 देखेंगे। अब ये कह रहा है लखीसराय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन 14 से 16 नवंबर 2024 तक बिहार के लखीसराय में किया गया। नेशनल डाक प्रदर्शनी बिपेक्स जिसको कहते हैं, पोस्टल एग्जीबिशन, ये ज्ञान भवन ऑडिटोरियम पटना में हुई थी। स्टेट यूथ फेस्टिवल जो था वो लखीसराय बिहार में आयोजित हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके भी सारे सही हो जाएंगे। अब 128 में आपको क्या देखना है? गलत चुनना आपको, बुक और ऑथर्स। देखिए जरा, देखिए, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, ये ठीक है। माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह, माई बिलवड लव लाइफ अमिताभ कुमार, ठीक है। तो ये सब सही है बिल्कुल, कोई गलत इसमें से नहीं है।
121 देखेंगे, इसरो ने इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है लेह लद्दाख से। अभी वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन लकड़ी से बना सैटेलाइट है लिग्नोसैट। पूछ लेगा लिग्नोसैट क्या है? क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने बनाया है। स्पेस एक्स सब जानते हैं क्या है। इसरो का एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT N2 GSAT 20। ये फैल्कन 9 रॉकेट है, कैनावेरल स्पेस स्टेशन है फ्लोरिडा, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। ये भी आपके सारे सही हैं। 122 में आपको बताना है, नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इंडिया का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ओडिशा के कोस्ट से। अग्नि वॉरियर 2024 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सिंगापुर और हमारी इंडियन आर्मी ने इसको देवलाली महाराष्ट्र, ये देवलाली कैंप है स्कूल ऑफ आर्टिलरी, वहां पे किया था। थल सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य करके, ये इंडियन आर्मी के लिए है, इसका शुभारंभ हाल ही में किया है। ये भी सब आपके सही हो गए हैं। 123 में आपको गलत चुनना है। अभी इंडिया ने टेस्ट फायर किया 3500 किलोमीटर लंबी K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडियन नेवी के नए न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट से इसका प्रशिक्षण किया गया। मोदी जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन मेंबरशिप ONOS जो योजना है उसके लिए 6000 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी गई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है तीसरा एडिशन नई चेतना पहल बदलाव की। एक मंथ लॉन्ग नेशनल कैंपेन है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। IPL 2025 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स के ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वे अब तक के IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। 124 देखेंगे, हरियाणा के बॉक्सर हैं मनदीप जांगड़ा। इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है ब्रिटिश बॉक्सर कुनोर मैकिनटॉश को हरा के। G20 समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था नवंबर में। पहला एशियन बुद्धा समिट जिसको ABS कहते हैं वो नई दिल्ली में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और IBC के साथ मिलके। तो ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 125 देखेंगे, दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर में किया गया था नई दिल्ली में। 66 अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है मिलान इटली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपके 2 और 3 सही हो गए। पहला क्यों गलत हो गया? ये आपका सेकंड जो था समिट ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था ऑर्गेनाइज, ठीक है, ब्राजील। 126 में आपको सही चुनना है, ये आपको बताना है किसने किसकी खोज की थी, तो साथ में करते हैं उसको सॉल्व। ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। इसको इधर ले आओ। जीवाणु की खोज ल्यूनवॉक, विषाणु की दिमित्री वेनास्को और रक्त समूह की खोज, ध्यान देना, ब्लड सर्कुलेशन ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसी 127 में बताना है, सारे कल्चर्स दिए हुए हैं, कौन सा सही है बताओ। सिल्वी कल्चर क्या होता है भाई? नाम से पता चल रहा है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है स्पॉन्जी कल्चर तो है आपका स्पंज से, ठीक, और आर्बोरी कल्चर है आपका, सिल्वी कल्चर सही है, ये स्पॉन्ज है। ऑरेली कल्चर है वेजिटेबल से और हॉर्टिकल्चर है इससे। तो आंसर आपका बी है 1 to 4। थर्ड गलत हो गया। ये तो पूरी लिस्ट है, आपको पता होगा, ये पूरा ही पता होना चाहिए। चीड़, देवदार, स्प्रूस ये सब जो हैं ये वुड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जो कि आपके पहाड़ी इलाकों में पाई जाते हैं। इनको जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। बैसिलस थ्यूरिंजियनेसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, जैविक कीटनाशक के रूप में। सरसों के तेल में मिलावट के लिए आर्जीमोन का तेल यूज करते हैं और इसी की वजह से ड्रॉप्सी करके बीमारी होती है। नेत्रदान के समय कॉर्निया को मानव आंख से में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये आपके सारे सही हैं। 129 में आपको सही बताना है। विलो की जो लकड़ियां होती है ना उनके बहुत ही बढ़िया हॉकी स्टिक और बैट्स बनते हैं। शहतूत की लकड़ी क्रिकेट के बल्ले और स्टिक और स्टंप, बल्लों के लिए शहतूत। इथेनॉल एक व्यवहार्य जैव ईंधन है, बायोफ्यूल है, जिसको आप गन्ने और मक्के से प्राप्त कर सकते हो। गन्ना और चुकंदर का उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। देखो थर्ड और फोर्थ सही है। देखो सुनना,
विलो का बनता है बैट्स, ये चीज रट लेना। मलबरी होगा तो हॉकी स्टिक और स्टंप। 130th में आपको सही चुनना है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं लड़ो और उड़ो, कहते हैं ना फाइट और फ्लाइट हार्मोन। झूलों पे आप बैठते हो तो यही हार्मोन रिलीज होता है। वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो पेशाब गाढ़ा और खून पतला हो जाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक स्राव के कारण एक्सोथैल्मिक गॉइटर और प्लमर रोग होते हैं। हाइपोथैलेमस अग्न मस्तिष्क का एक हिस्सा है और ये भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, तृप्ति, तापमान को नियंत्रित करता है। ये आपकी बातें सारी सही हो गई। 131 में सही बताना है। लिगामेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको लिगामेंट इंजरी बहुत होती है, उसका ऑपरेशन होता है। हड्डी तो जुड़ जाती है प्लास्टर से। लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंदर आता है जो अल्फा केराटिन से बने हैं। कंडरा संयोजी उत्तक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। देखो, सेकंड और फोर्थ सही है। लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है? लिगामेंट ये आपका टेंडन है और एक बोन को दूसरी बोन से जो जोड़ता है वो होता है आपका लिगामेंट। ध्यान देना, देखो इन दोनों चीजों में, ठीक है। 132 में सही बताना है। अनुवंशिक विकारों में सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया ये सब आते हैं। ग्लूकाजिन का मेन कार्य है यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। रेटिना की शंकु कोशिकाएं और उनका वर्णक ओइडोस्पिन प्रकाश वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके सारे सही हैं। 133 देखेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी वॉटसन क्रिक ने। टेनियनेसिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवॉर्म, टेनिया सैगिनाटा, टेनिया एशियाकटा के कारण होता है। जब जड़ दाब, दबाव और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण पानी के अणु जड़ों की कॉर्टिकल कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित ग्लूकोज में ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 134 देखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में घुलनशील होते हैं। जिंक फॉस्फाइड, रोडेंटिसाइड, ये चूहे वूहे मारने के कृंतकनाशक। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की एक परत लगाई जाती है। इलेक्ट्रोथर्मल उपकरणों के लिए हीटिंग तत्व बनाने के लिए निक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका सब सही है। गलत बताना है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व के परमाणु भार की तुलना कार्बन के परमाणु भार से की जाती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? ये वो स्टेट है जो अत्यंत कम तापमान पे बहुत कम घनत्व वाली गैसों को ठंडा करके प्राप्त की जाती है। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में दो अभिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के बुलबुले पैदा करते हैं जो चूने के पानी को दूधिया बना देते हैं। तो गलत पूछ रहा था, इसमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। 136 देखेंगे। नाइलॉन 66 एक बहुलक है, एक पॉलीमर है जो हेक्सामेथीन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से, कंडेंसेशन से प्राप्त होता है। सेलुलोज का उपयोग रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नाइलॉन एक बहुलक फाइबर है जिसका उपयोग ऊन के विकल्प के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इन सब में यूज होता है। रबर को सल्फर और गर्मी के साथ उपचारित करके उसे मजबूती, अधिकतम लोच और स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। तो ये आपके सही हैं सारे। 137 में आपको गलत देखना है। जब पेट्रोल में इथाइलिन डाइब्रोमाइड मिलाया जाए तो ये ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देगा। सोडियम बेंजोएट क्या है? अचार वगैरह में भी डलता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। कार्बनिक यौगिक क्लोरोबेंजीन तांबे की उपस्थिति में गर्म करने पे नीली लौ पैदा करता है। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण दौड़ने के बाद धावकों के पैर की मांसपेशियों में दर्द होता है, क्रैम्प्स जिनको बोलते हैं, वो हो जाती हैं। तो ये कोई गलत नहीं है। 138 देखेंगे। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि यह उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होता है। सीएफसी गैसें पृथ्वी की सतह के आसपास की ओजोन परत को नष्ट करती हैं जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग दंत चिकित्सक एनेस्थेटिक के रूप में के विकल्प के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज करते हैं। ये भी सही सारे हैं।
सही बताओ फिर से। पोटेशियम जो एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिनियम लवण का उपयोग आमतौर पे रक्तस्राव को आपको करते हैं ना, फिटकरी जिसे कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज रंगाई और चमड़ा उद्योगों में रंग द्रव्य एक मॉर्डेंट और डाइंग एजेंट के रूप में होता है। सल्फर, चारकोल, पोटेशियम, नाइट्रेट इन सबके मिक्सर से बनता है बारूद, गन पाउडर। सोडियम थायोसल्फेट डेवलपर के तौर पे यूज होता है फोटोग्राफी में। अब तो खैर नहीं यूज होता, क्योंकि कहाँ पे ऐसे ऐसे वाली फोटोज तो अब कम डेवलप होती हैं। मतलब पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी ये चीजें, अब तो ये काम थोड़ा कम हो गया कंपैरेटिवली, होता है अभी भी। आपको बताना है सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व मेलिएबल मेटल सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा है? सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु नॉन मेटल कौन सा है जो गुड कंडक्टर है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व ये है आपका सेजियम। और आयनन विभव वाला है आपका हीलियम। ठीक है, तो सिर्फ 1 हो गया आंसर। अभी आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको आंसर मार्क करा रही हूँ। 142 में आपका सी हो जाएगा, 143 में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और 144 में आपका ए हो जाएगा, 145 में आपका बी हो जाएगा, 146 में आपका बी हो जाएगा आंसर, 147 में आपका सी हो जाएगा, 148 में आपका सी हो जाएगा, 149 का हो जाएगा आपका बी, और 150 आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये टेस्ट प्लीज आप अपना स्कोर जरूर बताइए, कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। खुद पे विश्वास रखिएगा, सब कुछ रिवाइज कीजिएगा। आंसर पेपर में आपके सामने होता है, आपको पहचानना है, उसी पहचानने की प्रैक्टिस आपको यहाँ कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।